नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ, आज आप फिर संतोष सागर के साथ हैं इस फिल्मी चाय प्रोग्राम में। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बट मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको शादी करनी है, बट उसके बाद अगर आपको कुछ चीजें आपके पार्टनर के बारे में पता चलती है, तो जिसको शुरू से शुरू करना है, जो एक्चुअली सीरियस है लाइफ में, कुछ बड़ा और अच्छा करे। अनामिका मिश्रा जी, वेलकम टू फिल्मी चाय। नमस्ते। ये हमारा एक पॉडकास्ट है और टॉक शो हम दोनों बोलते हैं इसको, बिकॉज कि हम यहाँ अपनी मन की बात करते हैं और कुछ सोशल वर्कर की मतलब समाज की बातें हैं, देश की बातें हैं, डिस्कस करते हैं। और सिर्फ वही डिस्कस करते हैं जो हमारा अपना खुद का फीडबैक है, यानी कि हम किसी और के बारे में उल्टी सीधी बातें ना सोचना और किसी और से कुछ सजेशन नहीं लेना। जो आपके मन में है आप खुल के बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फिल्मी चाय का टेस्ट कैसा होता है। ये भी आप देखेंगे क्योंकि विदाउट चाय हम यहाँ पे टॉक नहीं करते हैं। तो हमारी चाय अवेलेबल है, सो प्लीज एक सिप ले लीजिए। जी, बिल्कुल। चीयर्स। ये नाम तो हमारा फिल्मी चाय है, जी, बट सिर्फ फिल्मी बातें नहीं होंगी, हम पर्सनल बातें करेंगे जी, और आपके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। जी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं वहां से कि आपकी जर्नी कानपुर से मुंबई तक कैसे हुई। मैं कानपुर से हूँ, तो मेरी पैदाइश कानपुर की है। जी। फिर बैचलर्स तक मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से BCA करा है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। राइट। तो वहाँ तब तक मैं कानपुर में थी। उसके बाद मैंने मास्टर्स एमिटी से करा है, एमिटी लखनऊ। ओके। फिर मैं एमिटी शिफ्ट हो गई, लखनऊ रह रही थी। एमिटी के फाइनल ईयर पे मैंने मेरी फर्स्ट बुक पे काम करना शुरू कर दिया था। तो फाइनल सेमेस्टर तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। एंड तो जब बुक आई, मतलब जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और जब बुक आई, वो टाइम ऑलमोस्ट सेम था। सो आई जस्ट थॉट कि अभी यही करना है मुझे लाइफ में। राइट। मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपका प्रोफेशन क्या है जी। क्योंकि आप खुद बताएंगे। जी। जिस बुक की आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बात बताइए कि आप एज ए राइटर, एज ए ऑथर कैसे काम कर रहे हैं। शुरुआत मेरी ब्लॉगिंग से हुई थी, क्योंकि 2007 में जब मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज का शुरू हुआ था, बैचलर्स का, तब मैंने नया ब्लॉग एक खोला था। और उस टाइम पे लोगों को पता भी नहीं था कि ब्लॉग क्या होता है। क्या नाम से ब्लॉग का नाम क्या? अनामिका मिश्रा से ही खोला था। इट्स कॉल्ड anamikamisra.com अभी फिलहाल। उस टाइम पे तो मेरे पास ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट थी, पैसे नहीं थे, तो सब डोमेन था, तो .wordpress.com टाइप का था। हाँ, तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई। तो मैं लिखती थी क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक था। स्कूल की मैगजीन में लिखती थी, कॉलेज के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, उन सब में लिखती थी, कंट्रीब्यूट करती थी। स्टार्ट से आपने लिखना शुरू किया? हाँ, मुझे पसंद था पोएट्री लिखना, शॉर्ट स्टोरीज लिखना। जैसे कहीं ट्रैवल करती थी तो फोटोग्राफी का शौक था, तो फोटोज के साथ एक्सपीरियंस लिखना कि मुझे ये जगह अच्छी लगी, आपको ये देखना चाहिए, दिस दैट। तो वो मैं ब्लॉग में डालती थी। पहले बुक का नाम क्या है? टू हार्ड टू हैंडल। टू हार्ड टू हैंडल। तो इसका मतलब क्या है? मतलब रिलेशनशिप्स के ऊपर है। तो फर्स्ट मतलब बुक आपने रिलेशन पे ही जी राइट किया है। इट्स मेनली अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अरेंज मैरिजेस। मतलब अरेंज मैरिज को लेकर मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है अरेंज मैरिजेस। मतलब मुझे करनी तो लव मैरिज है, बट मुझे अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग लगता है। कोई दो लोग एक सेटअप से मिलते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनको शादी करनी है, बट बाद में उनके पास्ट के बारे में आपको पता चल रहा है। तो आप किस लेवल तक उसको एक्सेप्ट करते हो, आप किस लेवल तक उसको अडेप्ट करते हो, उनकी चीजों को कैसे सीखते हो। कुछ चीजें बख्श देते हो, कुछ चीजें, कुछ लोग की वेडिंग्स कॉल ऑफ हो जाती हैं। 100%। तो इट इज अबाउट दैट। आपके पेरेंट्स ने आपको छूट दी है, आप बुक्स लिख रहे हैं। जी। रिलेशन पे फर्स्ट बुक आपने लिखी जी। और अभी आपका मन है कि आप अरेंज मैरिज ना करके आप लव मैरिज करें। जी जी। इस पे आपके घर वालों का क्या कहना है? देखिए, God has been unfair to me in many ways. I lost both of my parents in a span of 1.5 years. I lost my dad in December 2018,
and my mama in May 2020. तो बट ये अगर इससे पहले की भी अगर बात करें तो मेरी ऑलरेडी 4 बुक्स आ चुकी थी और उनको मेरी करियर के बारे में, मेरा करियर ग्राफ है कैसा चल रहा है, वो सब उनके सामने था. तो एंड गॉड हैज बीन नाउ, आई फील ग्रेटफुल अबाउट दैट कि वो बहुत ही ओपन माइंडेड थे. मेरे पेरेंट्स, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है. मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही उनको बोला था कि मुझे लगता है कि मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगी क्योंकि आप लड़की 20 क्रॉस करती है तो रिश्ते आने लगते हैं. जी जी बिल्कुल. मैं बैचलर्स कर ही रही थी, फाइनल ईयर से मेरे डैड को रिश्ते आने लगे थे. तो पहले तो मैं ऑब्वियसली मुझे पढ़ाई करनी थी, सीखना था और आगे बढ़ना था, करियर बनाना था, तो वो इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते थे. बट वंस माय ब्रदर गॉट मैरिड, उसके बाद से उनको लगा कि अभी इसका नंबर है. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि देखो मुझे अरेंज मैरिज तो नहीं करनी है. तो वो बोले ठीक है. तो क्या, मैंने कहा देखो आपको, मतलब ऑब्वियसली मैं लाइन नहीं क्रॉस करूंगी. आई एम अ ब्राह्मण गर्ल एंड मेरे यहाँ अरेंज मैरिजेस पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं. लव मैरिजेस के लिए दे वेरी ओपन. मेरे सारे कजिन्स की ऑलमोस्ट सब लव मैरिज वाले हैं. हाँ, कोई किसी ने पंजाबी से करी है, किसी ने जैन से करी है. मेरी भाभी भी साउथ इंडियन ब्राह्मण है. तो बुक स्टार्ट करना, लिखना जो शुरू किया नहीं इन सब रिलेशंस की वजह से. हाँ, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स होता है चीजों में. मेरा मतलब मैं तो सिंगल थी बट मेरी आदत है मुझे सीखना, रिसर्च करना, क्यूरियोसिटी बहुत है मेरे अंदर. तो मैं सबसे पूछती रहती हूँ कि आपका क्या माइंडसेट है, आपको कैसा लगता है. तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था. तो मुझे वही एक क्वेश्चन हमेशा लगता था कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको शादी करनी है, बट उसके बाद सपोज आपकी एंगेजमेंट रोका हो गया, बट उसके बाद अगर आपको कुछ चीजें आपके पार्टनर के बारे में पता चलती हैं, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप उसको छोड़ दोगे? तो आप पास्ट पे रिलाई करोगे या प्रेजेंट देखोगे या फ्यूचर देखोगे? तो वो चीज मुझे बहुत फैसिनेट करी. तो पहली स्टोरी जो थी वो उसी के ऊपर थी. एंड बेसिकली इट टॉक्स अबाउट कि आप कितने लेवल तक कॉम्प्रोमाइज करते हो. अगर आपको किसी से सच में प्यार हुआ है या आपने सच में किसी को 100% एक्सेप्ट करा है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को लेट गो कर देते हो. इसमें एक बात ये भी तो हो सकती है ना कि अरेंज मैरिज करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स के ऊपर होती है. हाँ. कल को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो अपने आप को जीवन भर कोसते हैं. हाँ. कि ये हमने शादी कराई, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये मेरी वजह से खुश नहीं है. आप लव मैरिज करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक उनसे हट जाती है. हाँ, नहीं, आई थिंक ये पेरेंट्स टू पेरेंट्स डिपेंड करता है. मैं आपको बताती हूँ. हाँ, मतलब किस लेवल का किसका माइंडसेट है, कौन किस हद तक अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, ये उनका. अब जैसे अभी भी इंडिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बेटियों को एक बोझ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है कि शादी कर दो और बस हमारा तो हो गया. हाँ, बट मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मतलब लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ब्राह्मण्स लोग भी इतने ओपन माइंडेड होते हैं. मैं कहती हूँ मैं रही हूँ, मतलब आई एम अ लिविंग एग्जांपल. यू कैन सी माय लाइफस्टाइल. एंड वो चीज ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स के गुजरने के बाद शुरू हुई, उनके सामने से, और बल्कि उनके सामने ज्यादा था. अभी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि आई हैव टू ड्रॉ सर्टन लाइन्स. भैया भाभी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं नहीं चाहती कि उनके ऊपर कुछ भी किसी भी तरीके का प्रेशर फील हो या कुछ ऐसा. ऑल्दो ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, बट ये चीज होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, पेरेंट्स हैव टू बी सपोर्टिव. आपका बच्चा जिंदगी भर रहेगा. चाहे उसने अपनी मर्जी से शादी करी हो, चाहे आपने शादी कराई हो, आपका ही बच्चा रहेगा. हाँ, वो हमेशा आपका ही रहेगा. आपकी कैसी जिम्मेदारी खत्म हो गई? आप तो जिंदगी भर उनके माँ बाप ही रहोगे. वो तो है ना. तो वही मुझे लगता है कि वो माइंडसेट टू माइंडसेट डिपेंड करता है कि लोगों को मतलब क्या सोच होती है. कोई तो यार आप देखो ना, कितना अनफेयर सिचुएशन होती है कि लोग चेक करवाते हैं कि बेटी होने वाली है, बेटा होने वाला है और उसको अबॉर्ट करा लेते हैं. मतलब इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. एंड मुझे यही लगता है कि लोगों को, आपको ऐसी सोच ही नहीं रखनी चाहिए कि मैंने शादी करा दी अब तुम झेलो. मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि अब ये लव मैरिज करी है, अब अपना समझे, मुझसे कोई मतलब नहीं है. आपके इस बुक को पढ़ने के बाद कितने लोगों का माइंड चेंज हो सकता है?
टू हार्ड टू हैंडल मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स पे बहुत एम्फेसाइज, सेकंड बुक पे मैंने पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप पे ज्यादा एम्फेसाइज परिवार करा पे मतलब ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो टू हार्ड टू हैंडल थी वो इंटरपर्सनल, मतलब वो जो एक पार्टनर, जो दो लोग अरेंज मैरिज के थ्रू मिलते हैं और उनकी शादी फिक्स होती है, वो उस पे एम्फेसाइज की। तो डेफिनेटली उससे मैंने यही मैसेज देने की कोशिश करी है कि अगर आपको कोई इंसान पसंद है और आपको लगता है कि आप लाइफ लॉन्ग उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़े। करेक्ट। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। सेकंड बुक आपने बताया अपने वो चाइल्ड और पेरेंट्स। हाँ, सो ये जो वॉइस मेट्स, उसका नाम वॉइस मेट्स है। वॉइस मेट्स की इंस्पिरेशन मैंने अपनी खुद की लाइफ से ली है। जब मैंने घर पे बताया कि मुझे जॉब ना करके मुझे खुद की पहचान बनानी है, मुझे ऑथर बनना है, मुझे लाइफ कोच बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, मुझे ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर करनी है दुनिया, तो बताने से पहले कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि मेरे पेरेंट्स, मुझे पता था कि वो बहुत चिल है, बहुत कूल है, फ्रेंड्स जैसे हैं, बट कहीं ना कहीं एज अ डॉटर मुझे लगा कि मुझे मना करा जाएगा। तो मैंने बहुत ही हिम्मत करते करते मैंने मेरी मम्मा को बताया पहले कि ऐसा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, और जबकि इंस्पायर मुझे मेरी मॉम ने ही करा था कि बेटा वेट क्यों कर रही हो, बुक लिखो, तुम शुरू करो काम, अगर तुम्हारे मन में एक इच्छा है जी। हाँ, तो आप शुरू करें, आप वेट ना करें कि अभी 20 साल बाद लिखूंगी, अभी 10 साल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, परफेक्ट टाइम कुछ नहीं होता। तो मम्मा हमेशा यही कहती है, जब स्टार्ट करें तभी, जब आप शुरू करो, जब आपके दिल में आ जाए कि अभी करना है तो बस कर दो। तो वैसे शुरुआत हुई। तो बट जब मैंने फुल टाइम करियर की बात होती है, अनकन्वेंशनल करियर में मुझे लगता है पेरेंट्स का माइंडसेट गलत नहीं होता। उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा स्ट्रगल ना करे, हमारा बच्चा 10-10 रुपए के लिए परेशान ना हो, हमारे बच्चा, वो अपने बच्चों को इसलिए फोर्स करते हैं कि तुम ये जॉब करो या ये काम करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो दुख में नहीं देखने चाहते अपने बच्चों को। कोई माँ बाप अपने बच्चों को, हाँ, बच्चों का माइंडसेट क्या होता है कि ये मुझे फोर्स कर रहे हैं। मतलब अगर आपको कुछ और करना है, अगर आपको सपोज इंजीनियर नहीं बनना है, आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि आपका क्या प्लान है। आप ऐसे हवा में बातें मत करोगे, अरे मैं तो दुनिया जीत लेनी है, नहीं, आप प्रैक्टिकल प्लान उनको बताओ कि भाई मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में नहीं है, मुझे ये समझ आता है और मुझे इसमें बनाना है, क्योंकि हर चीज में करियर बन सकता है। हर चीज में आप जो करना चाहो, आप उससे अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते हो, बेहतरीन लेवल पे बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज बच्चों के दिमाग में बहुत होती है कि मैं अगर बताऊं कि मुझे अनकन्वेंशनल कुछ करना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, एक्टर बनना है, तो पेरेंट्स अपोज ही करेंगे और मना कर देंगे और हम पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। बट जब मैंने बात करी तो मेरे पेरेंट्स टचवुड बहुत सपोर्टिव थे, मतलब ब्लेसिंग थे वो मेरे लिए। और उन्होंने, डैडी ने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम फेल भी होती हो, अगर तुम्हारी बुक नहीं चलती है, फ्लॉप हो जाती है, तुम जिंदगी में अगर कुछ इसमें आगे नहीं बढ़ पाती हो, तो भी हम सोच लेंगे क्या करा जाएगा। अभी तुम नेगेटिव मत सोचो, अभी तुम फेलियर के बारे में मत सोचो, अभी तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जब अगर कुछ भगवान न चाहे कुछ बुरा होगा तुम्हारे करियर में, तो हम देख लेंगे, फिर देखा जाएगा, प्लान करा जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो। बहुत याद आते होंगे, बहुत याद आते, मतलब हर एक अच्छे मोमेंट पे मुझे लगता है कि वो होते मेरे साथ में, तो शायद उनको बहुत प्राउड, खुशी होती है, बिकॉज़ कि आप काफी कुछ अचीव कर रहे हैं। 100% होना चाहिए कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो पूरे होते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। और मैं तो चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं कंटिन्यू करें इसको, और आपके बुक्स दुनिया भर में लोग पढ़ें, और जो बचाना, मतलब लोग जो बताना चाहते हैं इस बुक से, इन सब चीज़ों के बारे में लोग कन्विंस हो और समझें, सीखें, और ये सही डिसीजन लेकर अपने काम को शुरुआत करें। जैसा कि फ्यूचर प्लान करना है, या रिलेशनशिप की बात होती है, या एक अच्छी लाइफ की बात होती है, बहुत जो किताबें हैं बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मेरी वॉइस मेट्स रिलीज हुई थी, मुझे सच में, मैंने सिर्फ दिल से लिखी थी, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस करा कि जब आप एक अच्छे कॉन्क्रीट प्लान के साथ अपने पेरेंट्स के सामने जाते हो, तो उनको भी लगता है कि भाई मेरा बच्चा कुछ जिंदगी में करना चाहता है, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा कन्विंस करने में, बट वो कन्विंस हो जाएंगे अगर आपकी बात में दम है।
तो मैंने यही एक इंटेंशन, प्योर इंटेंशन के साथ की मैंने एक्चुअली में बात करी थी और मेरा काम हो गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा। तो यू नो आप भी ऐसा करो, तो ये इंटेंशन पे बुक थी और मुझे सच में नहीं पता था कि इसका ऐसा इम्पैक्ट होने वाला है जो मैंने एक्सपीरियंस करा। बुक के लॉन्च था और 3-4 महीने के बाद पुणे में एक इवेंट हुआ, तो वहाँ पर मैं आई थी। बुक के बारे में हम बात कर रहे थे, पैनल डिस्कशन था और कॉलेज में एक इवेंट था। इवेंट के बाद मेरे पास एक लड़का आया एंड वो बहुत ही मतलब रोने जैसी हालत में था एंड ही वाज शेकिंग। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू ओके, बिकॉज बाय दैट टाइम मैंने अपनी लाइफ कोचिंग प्रैक्टिस कर ली थी, तो मैं बॉडी लैंग्वेज से समझ सकती हूँ कि इंसान किस स्टेट ऑफ माइंड में है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू ओके? तो बोला मैम कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? मैंने कहा यार प्लीज आप बताओ। तो उन्होंने बोला मैम आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, मैंने आपकी बुक पढ़ी, मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा, आपने इतनी जेन्युइन बातें करी हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मैं अभी भी इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, मैंने ड्रॉप आउट नहीं करा है, बट मुझे सिंगर बनना है। मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी और उन्होंने मुझे क्लासेस ज्वाइन करवा दी और मैं आज सीख रहा हूँ और मैं सिर्फ आपकी बुक के लिए ग्रेटफुल हूँ। आपने लिखी और वो मुझ तक पहुंची और मुझे ये हिम्मत मिली कि हाँ हम बात करते। बोले क्योंकि उस बुक में यही है कि वो जो लड़की होती है वो छुप छुप के काम करती है और वो उसको बताने की हिम्मत नहीं होती है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि उसको अपने घर पे बताना ही पड़ता है कि भाई मैं सिंगिंग करती हूँ और मुझे ऐसा मौका मिला है और अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो मतलब मुझे भी बताते गूज़बम्स हो रहे हैं। वो इंसान वो कांप रहा था बताते वक्त, वो इतना जेन्युइन था, हिम्मत नहीं हो रही हाँ, बट उसने मतलब करा। तो और ऐसे इतने ईमेल्स, इतने डीएम्स आए मेरे पास कि मैम ये बुक से हम इतना इंस्पायर हुए कि जो हमारी क्रिएटिविटी थी हम उसको अपने पेरेंट्स के साथ हमने शेयर करना शुरू करा और किसी ने क्लासेस ज्वाइन करी, किसी ने जो भी स्ट्रीम थी वो चेंज कर ली, मतलब कोई साइंस पढ़ रहा था उन्होंने आर्ट साइड ले लिया, ऐसे करके मतलब में इच्छा थी कि मुझे हाँ बहुत ट्रांजिशंस हुए। बहुत बड़ी बात है कि आपके बुक से किसी एक इंसान की लाइफ चेंज होती है, तो वो हमारा सक्सेस वहीं पूरा कंप्लीट होता है। बस वहीं मुझे यही लगता है, एक इंसान भी इतना सा भी चेंज लाएगा ना तो मेरा काम सफल है। तो ये बुक्स जो आप लिख रहे हैं ये कहाँ अवेलेबल है? लोग अगर इसको बाकी लोग पढ़ना चाहें तो कहाँ से? हर जगह आप बुक स्टोर्स पे ले सकते हो, आप अमेज़न पे ले सकते हो, फ्लिपकार्ट, जहाँ से आप शॉपिंग करते हो वहाँ से क्रॉसवर्ड से ले सकते हो, हर जगह अवेलेबल है। तो दोनों बुक्स का नाम बताइए फिर से आप, बिकॉज़ ऑडियंस अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो सर्च करें और ले सकें। मैं सारी बुक का नाम बताती हूँ। पहली टू हार्ड टू हैंडल व्हिच इज अबाउट रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड अरेंज मैरिज वाली। फिर आई थी वॉइसमेट्स, ये इंस्पायरिंग फिक्शन है अबाउट चेजिंग योर ड्रीम्स एंड हैविंग दैट हेल्दी डायलॉग विद योर पेरेंट्स। देन आई थी फॉर द सेक ऑफ लव, ये प्योर सस्पेंस रोमांस नॉवेल है। इसमें हमने इस बारे में बात करी है कि आप ओल्ड स्कूल लव और न्यू स्कूल लव कैसे दोनों एक साथ, मतलब 2 लव स्टोरीज चल रही होती हैं और दोनों साइड बाय साइड चल रही होती हैं एंड इट्स अ सस्पेंस नॉवेल बिकॉज समवन इज मिसिंग। तो कुछ लोग उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस बीच में बहुत चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस करते हैं। तो दैट इज फॉर द सेक ऑफ लव। फिर जब मैंने 15 साल ब्लॉगिंग के कंप्लीट करे थे तो उस पे मैंने एक बुक रिलीज करी थी A to Z ऑफ ब्लॉगिंग फॉर एवरीवन हु वांट्स टू लर्न ब्लॉगिंग एंड उनको अपना करियर बनाना है। अगर ब्लॉगिंग प्रॉपर, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की माइक्रो ब्लॉगिंग वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर हैविंग अ ब्लॉग, वेबसाइट एंड राइटिंग। तो अगर उसको कुछ सीखना है तो वो 15 साल जब मैंने ब्लॉगिंग कंप्लीट करे थे तो A to Z ऑफ ब्लॉगिंग रिलीज हुई थी। एंड देन अभी रिसेंटली जो आई है शू द नॉइजेस, ये अभी मई में ही रिलीज हुई है। इसके बारे में बताइए बिकॉज ये मेरे सामने आपने रिलीज किया। जी जी, उस इवेंट में भी था जी। तो इस बुक के बारे में बताइए, अगर आपके पास अगर बुक है तो प्लीज आप शो कीजिए। सो ये बुक है शू द नॉइजेस एंड ये एक इंस्पायरिंग सेल्फ हेल्प बुक है। ये सबके लिए है, जैसे पुरानी मेरी जितनी बुक्स थी पहले तो वो फिक्शन थी, ये नॉन फिक्शन है, ये सेल्फ हेल्प है। एंड वो जैसे यूथ पे, यंग एडल्ट्स पे, उन पे थोड़ी सी फोकस थी, उन्हीं के लिए लिखी थी मैं।
बट ये बुक सबके लिए, चाहे कोई टीनेज में हो, 20s में, 30s में, 40s में, 50s में, इट्स अ बुक फॉर एवरीवन। एवरीवन इसको रीड कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत ही रिलेटेबल है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, आई एम श्योर ऑडियंस को समझ आ रहा होगा मेरा नेचर कैसा है। आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं ही आपसे बात कर रही हूँ। तो बुक की टोन वैसी है। एंड दिस बुक इज अ गाइड दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर नॉइज। मुझे लगता है हमारे अंदर और हमारे बाहर काफी शोर है जो हमें लाइफ में वो सही स्टेप्स हमारे ड्रीम्स की तरफ, हमारे डिजायर्स की तरफ उठाने से रोक देता है। बिल्कुल। काफी तरीके के शोर हैं, अंदर होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये बुक उन्हीं शोर, उन्हीं नॉइजेस की बात करती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आप फुली अवेयर नहीं हो उस चीज से। तो आइडेंटिफाई कैसे करूं, उसके लिए पहले आपको पता होनी चाहिए कि कितनी तरीके की क्या क्या नॉइजेस होती हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो टू आइडेंटिफाई योर नॉइज, टू ब्रेक द लूप, then to reclaim your focus and to manifest your dream life. That's शुरू नॉइज। कंप्लीटली आपने इस पे सॉल्यूशन दे दिया है। जी जी जी, जिसको शुरू से शुरू करना है। अभी रील में इतना सा आपको ज्ञान मिल जाता है, 30 सेकंड देखते हो आप और आपको लगता है अभी हम EFT करेंगे और हम कल हमारे पास 5 लाख रुपए मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो कचरा ज्ञान बहुत खराब होता है क्योंकि लोग फिर और ज्यादा लूप में अटक जाते हैं। तो जिसको शुरू से शुरू करना है, जो एक्चुअली सीरियस है लाइफ में कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए, और उनको लगता है कि यार अभी मुझे अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है या कुछ तो मुझे अपना करना है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है ये बुक। तो ये कहाँ अवेलेबल है? ये तो अभी आई है और ये तो हर जगह अवेलेबल है। ये तो इवन बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल है। अगर आप बॉम्बे में हैं तो आप तो केम्स कॉर्नर, क्रॉसवर्ड हो गया, बुक लवर्स हो गया लोखंडवाला में, और टाइटल वेव्स में, इन 3 में स्पेशली मेरी साइंड कॉपीज अवेलेबल है। हाँ, इसके अलावा हर बुक स्टोर, हर ऑनलाइन शॉप में, सब जगह आपको मिल जाएगी। इसका फाइनल आपका जो टारगेट है फ्यूचर के लिए, क्या टारगेट है एज ए राइटर? किस हद तक जाना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि ये बुक उन सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे जिनको एक्चुअली में लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मुझे नंबर नहीं पता क्योंकि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, तो जितनी भगवान की मर्जी, वो उनको लगेगा इस बुक में वैल्यू है तो वो इसको फैलाएंगे ही, सब तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो ये मैं नहीं डिसाइड करूंगी। मैं एज अ ऑथर चाहती हूँ कि जिसको लगता है, जिसको हेल्प नहीं पहुंच रही है, जिसको क्लैरिटी नहीं पहुंच रही है, या जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लाइफ कोच हायर करने के लिए, लाइफ कोच से कंसल्ट करने के लिए, या करियर कोच से कंसल्ट करने के लिए फंड्स नहीं होते हैं। बच्चे होते हैं कॉलेज में, कितना ही पैसा कर लेंगे, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, थेरेपी वगैरह सब बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो क्लैरिटी जिनको चाहिए, क्लैरिटी लाइफ में, उन सब तक ही पहुंचेगी और ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि कहाँ तक ले जा सकते हैं। हर एंगल से आपका बुक मतलब कंप्लीट है। हाँ, मेरी लाइफ कोचिंग प्रैक्टिस में भी मैं होलिस्टिक अप्रोच रखती हूँ। इट्स नॉट जस्ट साइंस एंड इट्स नॉट जस्ट साइकोलॉजी, बट आई ब्लेंड इट विद एनर्जी वर्क, जैसे टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन सब का भी ब्लेंड रहता है। तो मेरी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, वी कैन नॉट डिनाई द प्रेजेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज। आप कह ही नहीं सकते, ये तो साइंस में भी प्रूवन है कि प्लैनेट्स का, कॉस्मिक एनर्जीज का, ये एनर्जी फ्लो का असर हमारे ऊपर होता है। तो वो बहुत ही जरूरी है उस चीज को समझना। कितना भरोसा करते हैं? मैं बहुत भरोसा करती हूँ। हर चीज एनर्जी है, एवरी सिंगल थिंग इज एनर्जी। आप अपने हर काम के लिए यूज करते हैं? मैं हर काम में, मैं बहुत ही ज्यादा माइंडफुल हूँ अपने लाइफस्टाइल को लेकर। मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस लिविंग करती हूँ, नॉट जस्ट विद माई एक्शंस बट स्पिरिचुअली ऑल्सो। डेली मेरा अगर रूटीन आप देखोगे तो सुबह उठ के पूजा करना, क्लेंजिंग करना, अपने कबर्ड्स को क्लीन रखना, ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनसे आपका एनर्जी फ्लो अच्छा बना रहता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। मैं भी इस चीज को एग्री करता हूँ, बिकॉज कि आप जितना अपने आप पर काम करते हैं जी, वो इम्पोर्टेंस है कि आपका फ्यूचर कहाँ डिसाइड होता है, उससे पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपका जितना, आपकी एनर्जीज जितनी अलाइंड होती हैं, जितना फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली अलाइंड होगे, उतनी आपकी जिंदगी बेहतर होती जाएगी। जब खुद के अंदर आपकी एनर्जी बिल्डअप होगी तो आप काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल,
वो तो मतलब बहुत ही जरूरी है। आपको कुछ भी करना है, इनफैक्ट आपको कोई जॉब भी हो, मैं सिर्फ अनकन्वेंशनल करियर की बात नहीं करती हूँ, मैं जॉब वालों को भी बोलती हूँ, आप 9 to 5 जॉब करते हो, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, आपका फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। हाँ, तो वो तो मतलब जरूरी है। कॉलेज में थे जी आपके पेरेंट्स थे, जी बैक सपोर्ट था आपके साथ, जी आप कॉलेज से बाहर हैं, जी अब राइटिंग पे फुल फोकस आपका है जी। और पेरेंट्स आपके साथ नहीं हाँ। है, तो आप खुद को कैसे लेके आगे चल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पहले इंडिपेंडेंट हो गई थी जब मेरे पेरेंट्स थे, तभी मेरा करियर उनके सामने शुरू हुआ था। 2013 में मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। एंड क्योंकि मैं ब्लॉगिंग बहुत पहले से कर रही थी, तो इवन कॉलेज में भी आई यूज्ड टू अर्न फ्रॉम माय ब्लॉग। हाँ, थोड़े बहुत कोलैब्स, थोड़े बहुत गेस्ट पोस्ट वगैरह आते रहते थे मुझे। बट ऑब्वियसली मैं बहुत मतलब मुझे पढ़ना, सीखना, रिसर्च करना बहुत पसंद है, जैसे मैंने बताया, तो मैं पढ़ाई पे ही फोकस कर रही थी। एंड तो जब मेरा करियर शुरू हुआ, जब मेरी बुक रिलीज हुई, भगवान की दया थी, पेरेंट्स का आशीर्वाद था, वो बुक ने अच्छा करा, उससे सोशल मीडिया, हाँ, पॉजिटिव रिस्पांस लिया, लोगों ने बहुत ही पसंद करी, उससे सोशल मीडिया ग्रो हुआ, उससे मुझे और ज़्यादा एक मोटिवेशन मिला कि अभी मुझे ये कंटिन्यू करना है। तो मुझे लगता है अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो मुझे कभी भी भगवान हैज़ बीन ग्रेट टू मी कि मुझे वो ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे किसी से भी, नॉट जस्ट पेरेंट्स, मुझे किसी से भी पैसे मांगने पड़े किसी की ज़रूरत के लिए। कभी कोई ऐसा मोमेंट जहाँ लगा हो कि अब तक आपकी लाइफ बड़ा टेंसफुल हो या कुछ ऐसा, मतलब जो मुझे पसंद नहीं था, कभी मेरी लाइफ में ऐसा हुआ? पेरेंट्स का जाना सबसे बड़ा आपका जो दुख है। मैं बहुत क्लोज थी मेरे पेरेंट्स से। मेरे डैड मेरे फ्रेंड जैसे थे, मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मेरा उनसे मतलब आप जैसे मूवीज में देखते हो ना, कुछ पेरेंट्स डॉटर के रिलेशनशिप में वो फ्रेंड के जैसे होते हैं, बडी जैसे होते हैं, एग्जैक्टली मेरा वैसा था। मैं डैड से घंटों बैठ के मूवीज की, हम दोनों मतलब मुझे और डैड को स्पेस, यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी का बड़ा शौक था, तो हम उसकी बातें करते थे घंटों, कॉन्स्टेलेशंस की, स्टार्स की। उनको टेक की बहुत नॉलेज थी। मतलब अगर जैसे मैं तो सबसे यही कहती हूँ, अगर आप मतलब मेरे पेरेंट्स से, मेरे डैड से नहीं मिले हो, अगर आपको लगता है कि मुझ में बहुत नॉलेज है, तो वो मेरे डैड थे। मतलब वो मुझसे 10 गुना ज्यादा थे। अभी सुबह ही हम बात कर रहे थे और मुझे उन्होंने बोला कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, मतलब आपको हर एस्पेक्ट में बहुत नॉलेज है। मैंने कहा मैं अभी भी बच्ची हूँ, आप मतलब नहीं मिल पाए, ऐसा नहीं हो पाया। ये बड़ी बात है कि आप खुद सोच रहे हैं कि आप बच्ची हैं, बट दुनिया को जो आप दे रहे हैं वो तो उनके हिसाब से, क्योंकि मैंने किसी ऐसे को देखा है जो मुझसे बहुत नेक्स्ट लेवल नॉलेजेबल थे। तो मैं डैड से घंटों बात करती थी। मम्मा से मेरा ऐसा था कि मतलब इवन रिलेशनशिप्स की बातें, जैसे क्योंकि मैं हमेशा से बहुत चिल रही हूँ, तो मतलब घर पे भी हम ओपनली बात करते थे, मैं मम्मा को बता देती थी उनको, एंड शी वॉज वेरी वेलकमिंग ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने ये चीज समझी कि भाई टीनेजर्स में कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, क्रश हो गया, कोई लड़का है, तो मैं तो उनको ही बताती थी कि मुझे ना उस लड़के ने ऐसे ऐसे बोला, बताओ मैं क्या करूँ। तो वो भी कहती थी अभी अवॉइड करो, ये वो, जब जो भी उनको सही लगा उनके हिसाब से। कभी ऐसा मौका मिला जिस तरह से अभी आप बात करें, कोई ऐसी चीज सुना है? हाँ, अरे कॉलेज में तो कोई यादगार अगर है तो प्लीज बताइए। अरे देख लेंगे, कोई पुराने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पता चला मैंने इतने सालों तक किसी से कॉर्ड्स कट करके रखे, वो बोलेंगे पॉडकास्ट में क्या बोल रही है बता। बट जोक्स अपार्ट, इतनी कोई टॉक्सिसिटी कभी मैंने लाइफ में नहीं फेस करी है। बट हाँ, मुझे कोई भी कंफ्यूजन होता था या मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, पेरेंट्स से बात करते थे? मैं मम्मा से, मैं मम्मा वाज माय गो टू पर्सन। उनसे मैं कुछ भी हो, मैं उन्हीं के सामने बैठ जाती थी कि भाई मुझे बता दो क्या होना है। अब ये कमी कैसे पूरी होती है? अब पहली चीज ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, दूसरी चीज अभी तो अब ठीक है सब लाइफ में एडजस्ट हो गया था। हाँ, अब तो मतलब अभी टाइम हो गया, 2020 के बाद से तो काफी चेंज हो गई लाइफ। जब मम्मा को खो दिया, होता क्या है, जब आप एक पेरेंट को खोते हो तो आपके पास दूसरे पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। तो जब मैंने डैड को खोया तो मेरे लिए बहुत ही मेजर सेटबैक था, क्योंकि वो मेरी बैकबोन थे। एंड लेकिन
उनके बाद मुझे मम्मा को देखना था, क्योंकि मैंने मेरे डैड खोए बट उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर खोया, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। तो उनको संभालना था। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि इवन माई मम्मा वॉज वेरी क्लोज टू मी एंड देन सेकेंड पर्सन वॉज माई भाभी। तो हम दोनों ने ही ये डिसाइड करा कि अभी मम्मा को स्ट्रॉन्ग रखना है, बट भगवान को कुछ और मंजूर था। वी लॉस्ट हर इन मई 2020। तो उसके बाद से फिर मुझे लगा कि अब तो क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए जो होना है वो तो हो सकता है, वो होगा ही। हाँ, मतलब तो अभी उनकी कमी तो मैं तो सबसे कहती हूँ जिंदगी भर नहीं पूरी हो सकती। और मैं इनफैक्ट हर किसी से जिससे बात करती हूँ मैं सबसे कहती हूँ कि भाई आपके पेरेंट्स चाहे जैसे भी हैं, वो आप उनको टॉक्सिक बोलते हो, आप उनका मजाक बनाते हो, बट यार आप ग्रेटफुल हो कि आपके पेरेंट्स हैं। मतलब जिनके नहीं होते हैं आप उनसे पूछो। सही बात बताया आपने। पेरेंट्स जिनके हैं उनको पता चलता है, और जिनको नहीं है उनको पता चलता है। हाँ, मतलब वो चीज, वो खलन हमेशा रह जाती है। मैं छोटी सी चीज बताती हूँ, किसी का फोन बज रहा होता है और लिखा होता है मम्मा कॉलिंग, वो यहाँ बहुत लगता है। सॉरी मैंने नहीं ये तो ठीक है, उनकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। राइट वो कमी ही रहेगी हमेशा। तो अभी बट ठीक है, अभी मैं बात कर सकती हूँ। आप मुझसे 3-4 साल पहले मिलो तो शायद मैं बात भी नहीं कर पाती इस बारे में। मैं समझ रहा हूँ। फ्यूचर का प्लान क्या है आपका एज एक्टर, या कोई और फील्ड आपने चुना है? भाई मैं तो बहुत क्यूरियस सोल हूँ, मुझे तो बहुत चीजें एक्सपीरियंस करनी है लाइफ में, जो अपॉर्चुनिटी आए। जैसे बेस्ट कोई अभी रिसेंटली माइंड में चल रहा हो कि ये मुझे करना चाहिए? पता नहीं, अभी ऐसा कुछ नया तो नहीं सोचा मैंने। जैसे मैं पता नहीं, अभी तो फिलहाल राइटिंग पे फोकस करना है। अभी ये नई बुक आई है तो अभी इस पे फोकस है। मुझे लाइफ कोचिंग, जब मैं कंसल्टिंग करती हूँ, जब मैं गाइडेंस देती हूँ, मुझे उस पर बहुत सुकून मिलता है। अभी आप मुंबई में हैं जी, ये फिल्म इंडस्ट्री जी। मेरा इशारा उधर तो नहीं है, बट पूछना जरूर चाहूंगा, कहीं आपका टारगेट इंडस्ट्री तो नहीं हुआ फ्यूचर के? मैं कुछ नहीं टारगेट करती हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है मेरे लाइफ होगी तो खुद आ जाएगी। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। देखो मुझे सिंपल लगता है कि अगर सपोज आप हैं, ऑब्वियसली आप इंडस्ट्री में इतने टाइम से हो, आप मुझसे मिलोगे, आप मुझसे बात करोगे, अगर आपको लगेगा कि ये लड़की को हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हम ये शूट कर सकते हैं, हम ये मूवी कर सकते हैं, हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं, तो आप मुझे खुद बता दोगे। मुझे मेरी लाइफ अब मतलब ऐसे बोला नहीं चाहिए, टच वुड, भगवान जी प्लीज नजर मत लगाना, बट मैंने कभी स्ट्रगल नहीं करा अपनी लाइफ में, तो मुझे स्ट्रगल करना भी नहीं है। तो मुझे ये नहीं करना है। अब जैसे आपने बात करी फिल्म इंडस्ट्री की, तो मैंने देखा है कि कितने स्ट्रगल्स होते हैं, कितने ऑडिशंस होते हैं, कितने फेलियर्स होते हैं। मतलब कितने बड़े बड़े स्टार्स की अगर आप स्टोरी सुने, उनके इंटरव्यू सुने, वो लोग बताते हैं किसी को मुंह पे बोल दिया जाता है कि तुम तो यार, तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी नहीं है कि तुम एक्टर बन सको। अब वो बड़े बन गए हैं तो वो बता सकते हैं ये बात। अमिताभ बच्चन जी को, उनका तो मैंने बुक में भी मेंशन करा है कि उनकी वो जब पहली बार यहाँ आए थे और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था ऑल इंडिया रेडियो में, उनको ये बोल के रिजेक्ट किया गया था कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है। आज देखिए आप फोन पे उनकी मतलब सुन लो, आपको पता चल जाएगा अमिताभ बच्चन जी की आवाज। हाँ, तो मतलब आप देखो ना कैसे। तो मुझे वो नहीं करना है क्योंकि मैंने वो करा नहीं है। प्लस अभी मुझे इतना टाइम हो गया है काम करते करते कि आई डोंट थिंक कि मेरी वो स्ट्रगल वाली कैपेसिटी और वो माइंडसेट भी है, क्योंकि इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। 2013 से आज हम 25 में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी आनी होगी तो आ जाएगी। आई एम ओपन टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट फिट मी। आपको स्ट्रगल नहीं करनी, ये बात तो समझ में आ गई, बट ऑलरेडी आप इंडस्ट्री का काम कर रही हैं। आपको शायद अगर मैं बताऊं तो आपको क्लियर हो जाए कैसे। जब बुक्स लिखते हैं आजकल, फिल्में जो है ना वो किताबों में ही बन रही हैं। हाँ मुझे आए थे, मैं आपको बताती हूँ। तो इसलिए मैं पूछ रहा था। जी, मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं स्टोरी लिखने का, स्क्रिप्ट का, डायलॉग का। इनफैक्ट एक दो लोगों ने मुझे बुक्स पे मूवी या OTT बनाने के लिए भी बोला। काफी लोग मुझे बोलते हैं आपकी बुक पे हम करते हैं। मुझे वो लाइन में नहीं जाना है। मतलब जब हम लिखने की बात करते हैं, आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माई वर्क। मुझे पता है क्योंकि एज अ रीडर मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। ऑल्दो आई लव हैरी पॉटर मूवीज, लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में नहीं तो कम से कम 50% ज्यादा मैटर है और ज्यादा सॉलिड है जो मूवीज में नहीं है।
उसका रीजन ये भी तो होगा ना कि लिखना एक अलग पार्ट है, हाँ, और स्क्रीन पे लाना अलग पार्ट। तो मैंने जिस माइंडसेट से अपनी किताबों पे काम करा है, मैं बहुत पोजेसिव हूँ अपने, काम को लेकर के मैं हर चीज में पोजेसिव हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज अगर मेरी है तो इसमें कुछ छेड़छाड़ मत करो, मतलब ठीक है, इट्स ओके। तो एक तो वो रीजन है कि मैंने आज तक कभी किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को हाँ नहीं करा कि मेरी बुक पे आप कुछ बनाओ। दूसरा, लिखने की अगर हम बात करें तो मुझे लिखना सिर्फ मेरे ब्लॉग पे और मेरे बुक्स में पसंद है, तो मैं मूवीज तो कभी नहीं लिखूंगी। इंडस्ट्री में कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके बड़ी बजट की फिल्में होती हैं, जी, बहुत ही डिटेलिंग में काम करते हैं। जी जी। आई थिंक वो कभी-कभी कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो उनसे ज्यादा भी वो मेहनत करते हैं और हाँ, स्क्रीन पे लेके आते हैं। हाँ, कुछ बुक्स पे मूवीज बनी है, बहुत अच्छी बनी है, जी। बट जरूरी नहीं है कि मेरी ही बुक के साथ उतनी जस्टिस हो पाए। मतलब आप मुझे अभी उस तक- चीज में, हाँ, मैं रेडी मुझे लगता है नहीं हूँ। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अब जैसे किसी ने, एक ने मुझे राइटर ने रीच आउट करा, नाम नहीं लूंगी, बट उन राइटर ने मुझे बोला कि आप मेरी टीम ज्वाइन कर लो। ओके। हाँ, मतलब वो मेन राइटर वो थे और उनके अंडर में 4-5 राइटर थे और आप मेरी assistant टीम। आपको बोला। हाँ, मैंने कहा मैं ऑलरेडी, आप जाके मेरी प्रोफाइल देखो, आप जाके मेरा काम देखो, मैं असिस्टेंट बनूंगी। मैंने इतनी मेहनत की है कि सारी किताबें लिख दी है। हाँ, मतलब राइट। अभी मैं वो न्यू भी नहीं हूँ कि मतलब ये नई लड़की आई है, चलो इसको चांस देते हैं, अभी मेरा वो नहीं है, मैं वो करूंगी भी नहीं। इंटर्नशिप आपके लिए नहीं है अभी वो, मतलब हाँ, उन्होंने कहा नहीं, हम पहले देखेंगे कि आपकी हमारी बैंडविड्थ मैच हो रही है नहीं हो रही है। मैंने कहा मैं वैसे भी मूवीज में अनटिल एंड अनलेस इट्स समथिंग ह्यूज, मैं वो चीज में जाना ही नहीं चाहती। मैच भी नहीं होगा बिकॉज़ आपके थॉट जो आपने बता दिए बहुत पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से मैं बहुत पॉजेसिव हूँ, मैं बहुत फिलोसॉफिकल हूँ, और वो थोड़ा सा जो भी लोग थोड़ी सी भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी ऐड करते हैं ना चीजों में, मुझे वो भी नहीं अच्छी लगती। आई हैव इंडस्ट्री फ्रेंड्स, चाहे एक्टर हो, चाहे सिंगर हो, डायरेक्टर्स हो, एंड मुझे वो जो बारीकियां बताते हैं ना, मुझे वो भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगता है कि यार ये इनसाइड स्टोरी, मतलब ये एक अलग दुनिया है। तो इसके लिए, एंड किसी भी प्रोफेशन में आपको एंटर करना होगा ना, तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। और मुझे लगता है अभी मेरी उतनी कैपेसिटी किसी नए प्रोफेशन को देने की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा काम, ब्लेसिंग्स है, मेरा काम अच्छा चल रहा है। आगे आप काम कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत आगे। हाँ, मतलब अभी वो शुरू से शुरू मुझे किसी और इंडस्ट्री में नहीं करना है, इसी में एक्सपैंड करेंगे और अच्छी किताबें लिखेंगे, लोगों की जिंदगियां बदलेंगे, लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकालेंगे, गाइडेंस देंगे, क्लैरिटी देंगे, अच्छा काम करेंगे कि लोग अपने मन की जो, मतलब जो दुविधाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, जी, जिस तरह हम सोच रखते हैं, कभी हमें लगता है हम सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जी, तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रीजंस है, जी, आप उस चीजों पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, मैं लाइफ कोचिंग में मेनली मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप ओपन अप करो। बहुत सारे लोग ओपन अप नहीं करते, बहुत सारे लोग बात नहीं करते। आपके क्या फियर्स हैं, आप डरते हो शेयर करने में, आपको लगता है कि मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी तो लोग जज करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं ना, जो इतनी सी बात बोलूंगा, कभी कभी वो ये नहीं समझ पाते कि इनको ना कहना है कि हाँ कहना है, कभी वो थप्पड़ भी तो मार देते हैं। हाँ, सही तो बात। मेरा यही कहना है कि उन सब के लिए क्या, मतलब क्या बोलना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि आप हर समस्या बात करने से सॉल्व हो सकती है। जी। मुझे लगता है कि अगर कोई इस हद तक उतर रहा है कि मारपीट हो रही है, किसी ने किसी को मार दिया, बिल्कुल। मुझे लगता है उससे पहले एक स्टेप सबको, दोनों तरफ से, सिर्फ बच्चे, सिर्फ पेरेंट्स, सब दोनों तरफ से आपको बैठ के पहले बात करनी चाहिए शांत दिमाग से, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ तभी निकलता है जब आपका दिमाग शांत होता है। गुस्से में इंसान अपना नुकसान ही करता है, गुस्से में इंसान गलत डिसीजंस ही लेता है। जी। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत, मतलब जरूरी फैक्ट है कि कोई भी बड़ी न्यूज, कोई भी, और ये मेरी अपनी सोच नहीं है, ये मेरे डैड कहते थे कि तुमको अभी गुस्सा आ रहा है, तुम 2 मिनट शांत होके बैठो और फिर तुम्हें लगता है अगर यही चीज करनी चाहिए तो तुम कर लो। जैसे कि छोटे से एग्जाम्पल देख लो, जब लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है तो वो फोन पे बात कर रहे होते हैं, वो फोन काटते हैं और फोन पटक देते हैं। करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। वो 2 मिनट अगर वो रुक जाए ना, तो वो जब सेंसेस में आएगी तो वो फोन नहीं पटकेंगे, क्योंकि जब वो फोन पटक देते हैं उसके आधे घंटे बाद उनको लगता है यार मैंने नुकसान कर दिया। तो वो जो मोमेंट ऑफ एंगर, मोमेंट ऑफ एंजाइटी, मोमेंट ऑफ इम्पल्सिवनेस में लोग एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि वो मोमेंट में थोड़ा खुद को रोक लो, मतलब वहां पे आप रुक जाओ। एक लाइन में कैसे बोलेंगे सब चीजों को?
जब गुस्सा आए तो शांत होके बैठ जाओ, 2 घूंट पानी पी लो और फिर सोचो क्या करना है। सच में इट विल काम योर एनर्जीज। पानी तो अगर पानी पी नहीं सकते हो तो मुंह धो लो। मतलब ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन भी है। एंजाइटी अगर आपको बहुत पीक हो रही हो, आप ठंडे पानी को मुंह पे स्प्लैश करोगे तो आपकी एकदम से एंजाइटी डाउन होगी। कूल हो जाएगा। जस्ट डू दैट। हाँ, वो करना चाहिए। लोग करते नहीं, बिकॉज़ सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, बाद में वो सोचते हैं कि ये नहीं करना था। तभी तो कहती हूँ लाइफ कोच से बात करो। देखिए बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करके, क्योंकि बहुत ही अनुभवी चीजें आप बता रहे हैं। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि फिल्मी चाय पे जब लोगों से मैं बातें करता हूँ तो वो अपनी रियलिटी, जो उनके लाइफ की सच्चाई है, जो सोचते हैं कि हम कैसे रहें और दुनिया कैसी रहनी चाहिए, उसके हिसाब से बातें करते हैं। तो ये मुझे बहुत मजेदार चीज़ें हैं ये। और मुझे सिर्फ अभी एक बात पूछनी ये है आपसे कि एज ए फ्यूचर में जो आपने प्लान किया राइटर, तो कोई ऐसे राइटर हैं जो आपके आइडल हो, या आपने किसी का तब सोच के आपने प्लान किया कि इनके जैसा मुझे राइटिंग करनी चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, थोड़ी सी मेरी सोच यहाँ पर डिफरेंट रहती है बाकी कॉमन नोशन से। वो ये कि मैं इंस्पायर ज़रूर होती हूँ, जैसे मेरे फेवरेट राइटर्स हैं, बट मुझे किसी की तरह नहीं बनना है। Okay. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं बताती हूँ, मेरे फेवरेट राइटर्स पॉलो कोएल्हो और रॉबिन शर्मा, ये 2 हैं। Okay. और मुझे बहुत पसंद है उनकी लिखाई, उनका सोचने का तरीका। दे आर ब्रिलियंट माइंड्स। एंड डैन ब्राउन, ऑफ कोर्स डैन ब्राउन की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे ये 3 राइटर्स बहुत पसंद है, बट मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। रीजन बीइंग कि अगर आप सपोज शाहरुख खान के फैन हो, ठीक है, आपको वो शाहरुख खान बहुत पसंद है, आपको दूसरा शाहरुख खान चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं कैसे, मतलब कोई अगर पॉलो कोएल्हो का फैन है तो मैं उनके जैसी बन के क्या करूँ? मतलब नहीं, सही बात। मेरी अपनी पहचान हो, मेरे अपने सेट ऑफ रीडर्स हो, जिनको ये समझ आए कि ये अनामिका है और ये ऐसे लिखती है, ये ऐसे बात करती है, इसके आर्टिकल्स ऐसे होते हैं, इसकी किताबें ऐसी होती हैं, इसके ब्लॉग्स ऐसे होते हैं, एंड वो उस चीज पे रहें। मतलब वो एक अलग कम्युनिटी, अलग बबल होना चाहिए। और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटिव इंसान की यही सोच होनी चाहिए कि मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। इंस्पायर होना एक अलग चीज है, किसी की कॉपी करना एक अलग चीज है। आप किसी के जैसा बन जाओ तो मुझे लगता है कि फिर आप उस इंसान के पीछे ही रहोगे। आपको नहीं पता कि यूनिवर्स आपको किस लेवल तक ले जा सकता है। आपने अपने दिमाग में ये बना लिया कि ये टॉप है और मुझे यहीं तक पहुंचना है, फिर आपने अपने लिए बना लिया ना छत कि यहीं तक जाना है, इसके ऊपर तो बनेगी नहीं बिल्डिंग। बिल्कुल। तो मुझे यही मेरी सोच रहती है कि जहां तक हो अपनी ही पहचान बनानी है। क्योंकि मेरा एक तो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोगों से भी फीडबैक, रिव्यूज वगैरह मिलते रहते हैं, तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ, लोगों को लगता है कि इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है। मतलब ऐसे लोगों का माइंडसेट होता है कि ऑथर है तो बहुत सीरियस होगी, बहुत ही सिर्फ यही बातें करना, और किसी चीज में शायद नॉलेज ना हो, टेक की क्या बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं। हाँ, लोग इसलिए सोचते हैं। वो स्टीरियोटाइप जैसा दिमाग रहता है। फिर वो मेरे से मिलते कहते हैं, अरे यार अब तो मतलब लगता ही नहीं है कि लाइफ कोच, मतलब वाओ, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज है। तो वो माइंडसेट चेंज करना है। तो मुझे लगता है कि पहचान तो अपनी खुद की बनानी है। हाँ, फेवरेट ऑथर्स मैंने बताए तो उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। तो आप लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट पे ही लिखना है आपको, रिलेशंस पे लिखना है, कि और भी कोई सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं कुछ आपके? मुझे एक्चुअली जब मैंने लिखना शुरू करा था तो मुझे लगा था मैं हर जॉनर पे लिखूंगी, मतलब जितनी भी निशेस होती है मैं उन सब पे लिखूंगी। मुझे कभी बाउंड नहीं रखना है। आप क्रिएटिव इंसान को दिमाग में उसको बाउंड नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम यहाँ से वो कैटेगरी में नहीं जा सकते। वो इंसान पे डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने लिए कुछ भी डिसाइड नहीं करा है और मैं कभी डिसाइड नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि अभी आज मेरा ये है, आज मेरे सामने ये है, कल को हो सकता है अभी मैं प्लान कर लूँ बट 1 महीने बाद में मैं उस मूड में ही ना हूँ वो काम करने का। मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैंने ये शुद्ध नॉइसेस लिखी है, करे काम करती हूँ, मैं अगले 6 महीने में इसका सीक्वल लिख दूंगी। हो सकता है 6 महीने में मेरे पास कुछ और आ जाए जो इससे बेहतर हो या से बेहतर हो। तो मैं प्लान बिल्कुल नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्लो में चल रही हैं चीजें, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी, इम्प्लीमेंट करती जाऊंगी। फर्स्ट ऐसा मोमेंट जो आपके लाइफ में सबसे हैप्पीनेस
जब मैंने अपनी पहली बुक की कॉपी अपने मॉम डैड को दी थी, बहुत मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था। और मेरे डैड, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे खानदान में दूर दूर तक किसी ने ऐसा काम नहीं करा था। तो मेरे डैड का रिएक्शन था कि तुमने कुछ बहुत अलग और बहुत बड़ा करा है। बीइंग एन ऑथर इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग। पहला वर्ड उनका यही था कि तुमने आज तो मतलब सर ऊंचा कर दिया। फिर मेरी मॉम के वर्ड्स थे, क्योंकि वो खुद भी राइटर थी। अपनी शादी से पहले वो जो चिल्ड्रन मैगजीन होती है हिंदी, जैसे नंदन, चंपा की बुक्स होती है, उसमें वो फेरी टेल शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखती थी और खुद की भी उनकी शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी वो, बट वो कभी पब्लिश एज एन ऑथर नहीं हुई। तो उनके वर्ड्स थे कि तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। वो मोमेंट मैं तो कहीं ना कहीं आपका बैक से आ रहा है ये। हाँ, वो तो मेरी नानी भी बोलती थी, अभी वो भी नहीं है। वो जब मेरी किताबें हुई थी तो मेरी नानी कह रही है ये तो ना जीन्स में ट्रांसफर हो गई, लग रहा है क्रिएटिविटी इधर से नॉलेज मिल गई है, मतलब डैड के लिए इधर से क्रिएटिविटी मिल गई और अभी एक डेडली कॉम्बो बन गया है तुम्हारे अंदर। अब मैंने कहा आप तो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे जिससे लोगों की जिंदगी आज सुधर सके। रिसेंटली आप दिल्ली में स्टे करती हैं जी। तो राइटिंग में आपका मतलब जो एक माहौल होता है लिखने का, जो मूड जो बनता है, वो किस तरह का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मतलब आप कैसे इसको दिल्ली में मैनेज करती हैं? भाई मैं तो बहुत ट्रैवल करती हूँ, मैं एक जगह पे रह के तो लिख ही नहीं सकती। मैं इतनी जल्दी बोर होने वाले लोगों में से हूँ कि मुझे 15-20 दिन एक जगह, एक लाइफस्टाइल, एक रूटीन में आप बिठा दोगे तो मैं तो बैटरी डाउन होने लगेगी, क्रिएटिव ब्लॉक्स होने लगेंगे, आइडियाज आने बंद हो जाएंगे। तो मुझे चाहिए चेंज। तो यूजुअली, एंड अच्छी बात ये है कि एज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, मुझे बहुत ट्रैवल लगा रहता है। अगर सामने से भी नहीं अपॉर्चुनिटी आती है तो मुझे खुद भी शौक है, तो मैं खुद के भी प्लान्स करती रहती हूँ, तो मैं ट्रैवलिंग लगी रहती है। बट जब बुक्स की बात आती है तो मैं यूजुअली रात में लिखना प्रेफर करती हूँ, अगर मैं घर पे हूँ, चाहे दिल्ली, चाहे कानपुर, चाहे बॉम्बे में भी अगर मैं स्टे कर रही हूँ, तो यूजुअली मैं रात को प्रेफर करती हूँ। सन्नाटा होता है, शांति होती है। थोड़े से मुझे लगता है क्रिएटिव लोग होते भी थोड़े निशाचर कहते हैं ना रात में जगने वाले, मैं भी ऐसी हूँ। तो रात में लिखती हूँ और दिन में मेरी क्लाइंट सेशंस रहते हैं, मीटिंग्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो पूरा दिन उसमें निकल जाता है। और फिर शाम को डिनर विनर रात को करने के बाद फिर मैं अपनी दुकान खोलती हूँ और लैपटॉप ऑन होता है और बस डायरी पेन चालू रहता है। रात में तो लोग फोन कॉल्स नहीं करते हैं, लोगों की बातें नहीं, आते हैं बहुत। हाँ, एंजाइटी बता के नहीं आती ना, प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती। तो जो मेरे क्लाइंट्स जो बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हैं, आप जब किसी की जिंदगी से जुड़ जाते हो एज अ कोच, एज अ गाइड, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, वो आपके अपने हो जाते हैं। तो मुझे रात में 2 बजे भी मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं मैम प्लीज कनेक्ट कर लो, प्लीज कनेक्ट कर लो। अगर मैं जग रही हूँ और अगर मुझे वो मैसेज मिल गया तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कनेक्ट कर लूँ। तो वो ऐसे हैं काफी लोग, बट वो भी थोड़े से सिविक सेंस होता है लोगों में कि मैं उनको नहीं परेशान करना है जब तक बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, बट करते हैं। तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो फिर मैं उनके लिए अवेलेबल ही रहती हूँ। आप ईश्वरबाजी, नंबरबाजी, आप इन चीजों को फॉलो करती हैं, होते हैं, तो राइटिंग में भी कहीं उसका जगह पे बनाया है कि रात में कितने बजे लिखना चाहिए, क्या टाइम? नहीं, ना, वो आप कर ही नहीं सकते जब तक अगर मैंने आपको बोला ना, क्रिएटिव इंसान को बाउंड नहीं कर सकते, आइडियाज को बाउंड नहीं कर सकते। अगर मैं अपने आप को ये बोलूंगी कि ये मरकरी हो रहा चल रहा है और ये 1 घंटा 2 घंटा बहुत अच्छा है और इसमें मैं लिखूंगी तो बहुत अच्छा लिख पाऊंगी, तो मेरा फोकस उसी चीज पे रहेगा और मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी। तो राइटिंग में फोकस नहीं रहेगा, आपको टाइम पे फोकस। हाँ, टाइम पे फोकस रहेगा। अरे मेरा टाइम निकल रहा है, अरे अब नेक्स्ट दूसरा हो रहा शुरू हो जाएगा, तो मेरा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाना है, तो मैं उस पे तो इम्प्लीमेंट नहीं करती। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? मैं एक तरफ आप बोल रही है आपको भरोसा है, विश्वास है, हाँ, दूसरी तरफ वो विश्वास, जब मूड बनता है तो वो एक अलग काम होता है, तो दोनों मैच नहीं होता है, तो हम दोनों मिक्स कैसे कर सकते हैं? नहीं, मिक्स करना, देखो जब आपका काम है, जब आपको पता है कि अब आपको ये काम करना है, और बुक में ऐसा नहीं कि मुझे रोज बैठ के लिखना होता है, उसमें भी मूड होता है। ये बुक को खत्म करने में मुझे 5 साल 6 साल लगे हैं, ये 6 साल की मेरी मेहनत है, दिन रात लग के। तो वो एक प्रोसेस अलग होता है।
विश्वास होना, गाइडेंस देखना, टैरो रीडिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, वो मुझे ऐसा लगता है एक जरिया होता है आप आपकी लाइफ को कैसे सुधारो। आप हर चीज में, अब जैसे मैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं नहीं देखती कि मुझे घर से बाहर निकलना है तो राहु काल नहीं होना चाहिए, कि मुझे किसी मीटिंग करनी है तो उस मीटिंग में ऐसा ना हो राहु काल चल रहा हो और मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं, तो मैं उतनी माइनर में अगर मैं जाऊंगी तो मैं फिर उसी में घूमती रहूंगी। तो मैं सिर्फ उतनी चीज को अडेप्ट करती हूँ जितनी जरूरत है। मैं बहुत मानती हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बट मेरा एक एक कदम उस पे नहीं टिका रहता है कि फाइनली इसी चीज का डिसीजन लेते हैं कि मुझे करना है, जो मेरा मतलब माइंड जो एक्सेप्ट कर रहा है वो करना चाहिए, वो ही जरूरी है। अगर आपका दिमाग आपके साथ नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, वो अलाइंड नहीं है, तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अंदर से किसी और चीज पे फोकस्ड हो, आप अंदर से इस चीज पे फोकस्ड हो कि ये टाइम शुभ है, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ भी लिखूं तो शायद बहुत अच्छा ही होगा, बट हो सकता है वो ना अच्छा हो। बिल्कुल। तो आपको बैलेंस बहुत जरूरी है। अति हर चीज की खराब होती है ना? तो आप बहुत अति करने लगोगे तो आपको वो बैकफायर करने लगेगा। बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस आपको हर चीज में, आपके प्लैनेट्स भी जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वीनस बहुत आपका स्ट्रांग है और शनि बहुत वीक है, तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज में आप सफर कर रहे होंगे। तो वो एक चीज मुझे लगता है कि बैलेंस होना जरूरी है, चाहे आप स्पिरिचुअल चीजों पे देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी है, हर चीज है, सब चीज को बैलेंस तरीके से आप उसको अडैप्ट करो। फैमिली से बाहर कोई ऐसा फ्रेंड या ऐसा कोई पर्सन जो आपको सपोर्ट करता हो राइटिंग? मेरे बहुत ही गिने चुने दोस्त हैं जिसमें से एक मेरी फ्रेंड है, रिचा नाम है। हाय देखिए भी पक्का मुझे पता है। ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, मतलब BCA से हम साथ में हैं। बॉम्बे में भी मैं उसी के साथ रहती हूँ एंड बचपन की फ्रेंड है। तो मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए कि जो आपको आपसे मिलाकर रखे, क्योंकि होता क्या है कि जब आप अब इस स्टेज पे, अभी भगवान की तरफ से अच्छा नाम है, सब कुछ अच्छा है, काम अच्छा चल रहा है, लोग जानते हैं, अब इस स्टेज पे अगर कोई मुझसे फ्रेंडशिप करेगा तो उसके सामने पहले ये प्रोफेशन है, ये अनामिका है, उसको बहुत टाइम लगेगा इस अनामिका, रियल अनामिका तक आने में। वो मुझे जज उसी से करेगा कि शी इज एन ऑथर, शी इज अ लाइफ कोच, शी इज एन इन्फ्लुएंसर, तो इसको ऐसे। तो आप अपनी असल आइडेंटिटी, आप अपनी असल, एक होता है ना कि ग्राउंडेड नहीं रह पाते हो। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स तो बहुत, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, इंडस्ट्री के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऑथर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब सपोर्टिव हैं आपस में। आप एक कम्युनिटी में होते हैं, मुझे लगता है आप अच्छे हो, आप पॉजिटिव हो, तो आपको पॉजिटिव लोग ही मिलते हैं। आपको कोई बुरा भी करेगा तो आपको या तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा या आपको उतना नुकसान नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। तो आई बीन वेरी ग्रेटफुल इन दैट वेज कि लोग मुझे हमेशा अच्छे मिले हैं। बुरे लोग जो होते हैं वो कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो खुद ही पे हट जाते हैं, भगवान हटा देता है। तो मतलब अब तो मम्मी डैडी भी ऊपर से 24/7 देखते रहते हैं, तो वही प्रोटेक्ट कर लेते हैं। घर में थे तो जब सामने तभी देख रहे, हाँ, तब उनके पास सिर्फ भी लिमिटेशन थी, अब तो हमेशा देख रहे हैं, इस मोमेंट भी देख ही रहे होंगे। तो वो चीज है। बट हाँ, अभी अगर बेस्ट फ्रेंड बोलूँ तो एक ही, वही क्लोज है, वही है। के लिए अच्छा मैसेज दिया आपने कि आप जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए और आप अपने फ्यूचर के हिसाब से प्लान कीजिए। आप करते हैं जो टारगेट है, उनके लिए कोई डायरेक्ट मैसेज आप देना चाहेंगे प्लीज? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि परिवार बहुत जरूरी है, पेरेंट्स बहुत जरूरी हैं। अगर आपके पास आपके पेरेंट्स अलाइव हैं, कोई एक भी पेरेंट आपका अलाइव है, तो उनकी केयर करो, उनकी वैल्यू करो। हो सकता है आपका और उनका माइंडसेट ना मैच करे, हो सकता है कहीं वो हाँ कहें और आप ना कहो, कहीं आप हाँ करो वो ना करें, बट कहीं ना कहीं बात करके चीजें सुलझाई जा सकती है। थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी रिस्पेक्ट ही उनको खुश कर देगी। अगर आप उनके मन से कुछ कर भी दोगे तो वो उसमें भी कुछ बुराई नहीं है यार, वो आपके पेरेंट्स है, तो ऑब्वियसली आप कुछ तो उनको रिटर्न में दे ही सकते हो, उनको खुश कर सकते हो। तो मुझे लगता है आप आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली की वैल्यू करो, वो ही आपका बेस है, वही आपका रूट है। जब तक आप आपके रूट से जुड़े रहोगे तभी तक आप ग्रो भी कर पाओगे। कहते हैं ना, पेड़ होता है ना, वो रूट्स जब तक उसकी जुड़ी रहती है तब तक ही वो ग्रो करता है। आप पेड़ को जड़ से उखाड़ दो, वो मर जाएगा। तो जड़ से कभी मत आप हटो, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली से कभी मत हटो। कीप देम विद यू, वैल्यू देम, रिस्पेक्ट देम एंड लव देम। फिल्मी चाय
इसका एक टैगलाइन आप देखिए इसको, थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी। लाइफ में भी हमारे ऐसे ही कुछ सिचुएशंस होते हैं, बिल्कुल। थोड़े मिठास होते हैं, कभी कभी वो कड़वी हो जाती है, लेकिन हाँ। हमें जीना है, हमें फ्यूचर प्लान करना है, बहुत हाँ। सारी चीजें हैं। नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव समझ कैसे आएगा? कैसे समझ? हाँ, बिल्कुल मतलब सही आपको बात है। हमेशा सुख 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 मिलता रहेगा तो आपको उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कभी सडनली दुख मिला तो फिर आप फंस जाओगे उस टाइम, फिर आपको समझ नहीं, और जब तक आपको दुख नहीं मिलता है तब तक आप सुख का पता नहीं चलता। पता नहीं चलता, तो वो जरूरी है वो भी। फिल्म जाए के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहूँगी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लीज सब्सक्राइब, अगर कोई नए मेरे माध्यम से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। एकदम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन था, बहुत ही रियल था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम फिर से बात करेंगे, फिर मिलेंगे, भगवान चाहेगा तो। It was an amazing experience talking to you and being on फिल्मी चाय। कोई ऐसा यादगार पल जब कभी आप कोई बड़े सेलिब्रिटी या बड़े कॉर्पोरेट या किसी भी ऐसे पर्सनालिटी से आप मिले जो लगता हुआ कि कभी मतलब मौका फर्स्ट टाइम मिला हो? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि वही मैंने बोला ना, कुछ ज्यादा ही बैलेंस्ड हूँ मैं, तो मुझे बहुत ही एंथुसियाज्म ऐसा नहीं लगता है। हाँ मतलब मैं आसपास से जैसे बहुत बड़े ए-लिस्टर्स, एक्टर्स वगैरह से भी ऐसे बगल निकली हूँ। कुछ बहुत बड़े ऑथर्स हैं, उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो वो रहता है। मुझे बस रतन टाटा जी से मैं नहीं मिल पाई, मुझे उसका जिंदगी भर रहेगा। और दूसरा, मैं किशोर कुमार की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो राजेश खन्ना जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मुझे ये दो एक्टर से मौका नहीं मिला मिलने का, तो ये एक जिंदगी में ये 2-3 चीजें हमेशा खलेंगी। right. शायद मेरी टाइमलाइंस नहीं मैच करी, बट हो सकता है, देखिए जब हाँ। उनका जाना होता है वो चले जाते हैं। हाँ। और कुछ बोल नहीं सकते उन चीजों के बारे में, जो हमारे हक में और जो हमारे हाथ में होता है वो हमें मिल जाता है। मतलब अगर उन लोगों से मैं मिलती तो शायद मैं एक फैन गर्ल की तरह ही बिहेव करती। एक छोटे बच्चे जो बहुत बलून को देख के खुश हो जाते, मैं वैसे ही बिहेव करती, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन। एंड देव साहब कैसे भूल सकती हूँ, देव आनंद साहब जी। मैं ये कुछ लोगों की इतनी बड़ी फैन हूँ देव आनंद साहब से। बट मेरे डैड के कुछ फ्रेंड्स थे और उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था, तो मैंने उनसे कई बार बात करी है, फोन पे बात करी है। जब डैड मिलते थे तो वो फोन पे बात कराते थे। सो देव साहब से मैंने फोन पे बात करी है, बट मिली नहीं हूँ, मिलना नहीं हो पाया हमारा। तो हाँ, ये कुछ लोग हैं, 4 ऐसे लोग हैं जिनसे लगता है कि काश मिल लेते, एक बार मिल लेते। राजनीति के पाठशाला से आप जुड़ी हुई हैं जी। क्या सोचकर जुड़ी हैं आपसे? मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि इंसान को अवेयर होना बहुत जरूरी है। जी। अगर आप अवेयर नहीं हो किसी चीज के लिए तो आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट सॉल्व तो बहुत दूर की बात होगी, आप उसमें ओपिनियन देने के भी एलिजिबल नहीं बनते हो। आपके अधकचरे ज्ञान के चक्कर में आप एक बहुत ही बड़े, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आप ओपिनियन नहीं दे सकते। तो राजनीति की पाठशाला के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अजय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि वो एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं जिसमें वो प्रॉपर अवेयरनेस फैला रहे हैं, प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटिक्स को लेकर लोगों के मन में बहुत मिथ्स हैं, मेरे मन में भी थे। बट जब से मैं इससे जुड़ी हूँ मुझे इतनी क्लैरिटी मिली है, मैंने इतनी चीजें सीखी है, मुझे अच्छा लगता है सीखना। हम इवेंट में भी साथ में थे, लोगों ने खुल के अपनी बात रखी सामने। मतलब अलग अलग पार्टी के लोग एक साथ बैठ के दोस्त की तरह अपनी बात रख पा रहे थे बिना किसी लड़ाई झगड़े की। यही होना भी चाहिए। बहुत बड़ी बात। आप भले ही अग्री करो ना करो, वो बात की बात। हाँ, बट पहले है कि आप दो लोग साथ में बैठ के बात तो कर सकते हैं। हाँ, तो एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है ऑन वेरी वेरी ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स की। हाँ, एज इंसान आप ये चीज की जानकारी रखो और फिर आप बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, या जो भी आपको सही लगता है आप एक्शन लो। तो मैं यही सोच के जुड़ी, मतलब अजय जी के साथ, राजनीति की पाठशाला के साथ, कि मुझे अपनी नॉलेज, क्योंकि देखो आप पॉलिटिक्स को डिनाई नहीं कर सकते हो। आप वोट देते हो, मतलब आप इन्वॉल्व ऑलरेडी हो। लोग कहते हैं मैं आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स। नहीं भाई, आप रोड पे चलते हो, इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट ओनली। आपके घर में पानी आ रहा है, मतलब हर चीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आपकी घर की लाइट है, आपके सोलर पैनल्स आप लगवा रहे हो, एजुकेशन है, मेडिसिन, एवरीथिंग। मतलब हर चीज में आप नहीं डिनाई कर सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
बट हाँ, अगर आप अवेयर हो चीज़ों में तो कहीं ना कहीं आप एक सही डिसीजंस ले सकते हो, कहीं Right, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हो। तो मैं तो यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सीखूं, और आगे चलिए अगर कुछ मेरी तरफ से हो सकेगा तो मैं डेफिनेटली देश के लिए करना भी चाहूँगी। बट अभी तो फिलहाल सीख रही हूँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ ये भी इसलिए। बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के बीच में अपनी किताबें दी हैं लिख करके। इनका फ्यूचर प्लान हो सकता है वो तो अपना देखेंगे, लेकिन एक लाइफ चेंजिंग बड़ा मूवमेंट होता है जो किताबें हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। जी बिकॉज डिजिटल तो आज के ज़माने में है, जी जब भी नहीं था तभी लोग किताबों से अपना दिल भराते थे, दिल तो बिल्कुल। भराते थे ही, प्लस अपने लाइफ में सीखते थे। बहुत सारी चीज़ अरे सीखते हमारे थे वो। ग्रंथ है, रामायण महाभारत बिल्कुल। गीता, ये सब है तो किताब, एपिक किताबें ही तो है, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। ग्रंथ हो गए। तो किताबें लिखना पढ़ना तो बेसिक है, मतलब वो तो सबको ही करना चाहिए, समाज के बहुत बड़ा पार्ट होता बहुत है। बड़ा पार्ट है। राइटिंग पार्ट बहुत ही मायने रखता है, और इससे पूरी दुनिया बदल सकती है। पूरी दुनिया बदली जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या आ जाता है पता नहीं चलता, जब असलियत जानते हैं तो कुछ और होता है। हाँ तो वो सच्चाई है कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को जाके देखते हैं तो गहराई से उसको भी निकाल के लेके आते हैं। तो एक बार मैं भी किताबें बहुत पढ़ता हूँ, जी, और आप पढ़िएगा, लिखने फिर का- बताइएगा, आई होप आपको अच्छी जरूर लगेगी। मैं पढ़ूंगा और जरूर आपको बताऊंगा, और बड़ा मजा है आपके साथ बातें करके। और मैं चाहूंगा कि आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों का मतलब कंटिन्यू काम बना रहे, थैंक यू। और जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट हैं फ्यूचर में, ड्रीम टारगेट जो भी हैं, आप अचीव करें। जी और बहुत बड़े जब आप कुछ और करें तो जरूर फिर से आप हमारे फिल्मी बिल्कुल बिल्कुल, आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। आप बिल्कुल बुलाएंगे आपको, बिकॉज के समाज से जुड़े रहना मैं भी चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। और लोगों के पास बहुत सारी एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो वो कई लोगों के काम आते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आपको सुने, आपको जाने, और आपकी बातों पे, आपके विचारों पे अमल करें। अगर उनको अच्छा लगता है तो बिल्कुल फॉलो करें। बिल्कुल। और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन फिल्मी चाय। थैंक यू, बहुत अच्छा Thank you लगा। very much. थैंक यू।